नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। अगला हमारा चैप्टर है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, पदार्थ के गुणधर्म। पिछले 10 सालों में 12-13 प्रश्न इसमें आए हैं, मतलब औसतन हर साल एक प्रश्न आता है। तो शुरू करते हैं। हम सबसे पहले हमारे पास एक प्रश्न है। एक पात्र में पारे का घनत्व इतने सेंटीमीटर के ऊपर तेल इतने का, इसमें प्लवमान है, तैर रहा है। इसका आधा आयतन पारे में और आधा आयतन तेल में निमज्जित थे। गोले के पदार्थ का आपको ज्ञात करना है। गोले के पदार्थ का घनत्व हमको ज्ञात करना है। पहले अपन चित्र के माध्यम से समझते हैं। इंग्लिश में आप जानते हैं, उसको भी मैं बता देता हूं कि आपके पास एक पात्र है, पात्र में पारा भी भरा है और एक तेल भरा हुआ है ना। तो पारे और तेल की अगर हम बात करें तो जिसका घनत्व ज़्यादा होता है वो नीचे रहता है। तो ये नीचे काला काला कौन हो गया? तो बोले पारा हो गया। अब इसके ऊपर की तरफ अगर हम देखें तो ये तेल है, और इसने कहा कि इसके अंदर जो है एक गोला है। गोला इस तरह से है कि आधा तेल में और आधा पारे में होता है। ठीक है, तो ये आपका गोला हो गया है। आप देख लीजिए, आधा किस में है? पारे में, और आधा किस में है? तेल में। तो आधा आधा है। अब गोला यहाँ पर स्थिर है, तो इसके ऊपर दो बल लगते हैं। एक तो नीचे की तरफ इसका लगता है भार बल, जिसको हम वेट कहते हैं, और दूसरा लगता है बॉयंस फोर्स, उत्प्लावन बल। उत्प्लावन बल। कौन सा बल? उत्प्लावन बल। देखिए, ठीक है। तो गोले का भार बल, भार का सूत्र होता है m और गुणा में g बराबर उत्प्लावन बल। तो उत्प्लावन बल जो है वो द्रव लगाता है। हमारे पास में कितने द्रव हैं? दो द्रव हैं। एक पारा है और दूसरा कौन है? तेल है। क्योंकि थोड़ा सा पारे, आधा पारे में और आधा तेल में, तो दोनों लगाएंगे। तो यहाँ पर उत्प्लावन बल लगता है पारे का भी और तेल का भी। तो उत्प्लावन बल का सूत्र होता है वी रो जी, पर ये किसका है? पारे का। तो एच जी लिख देता हूँ, प्लस में वी रो जी, ये किसका है? तो तेल का है। अब v क्या है यहाँ पर? तो v है आयतन। कितना आयतन है? बोले आधा आयतन है। आधा आयतन है, इसलिए यहाँ बटे में 2 लिखना पड़ेगा, और आधा किस में है? तेल में। अब भार बल, किसका भार है? पिंड का, जो गोला है। गोले का द्रव्यमान अगर देखूँ तो v और रो, ये रो किसका है? गोले का, और ये गुणा में g बराबर। अब देखो यहाँ पर v बटे 2 और ये g कॉमन लिया, यहाँ पर क्या बचा? रो पारे का और धन रो तेल का, मतलब रो मतलब घनत्व। तो ये वाले v से ये वाला v तो कट गया, ये वाले g से ये वाला g भी कट गया। तो रो गोला, गोले का घनत्व 1/2, पारे का घनत्व 13.6 और तेल का घनत्व 0.8, दोनों को जोड़ लिया। तो दोनों को अगर जोड़ें तो रो गोला बराबर 1/2, जोड़ लगाने पर मुझे मिलता है इसमें 4, तो 14.4 हो जाता है। और 2 से भाग दूंगा तो मेरे पास में गोले का घनत्व आ जाएगा, जिसको हम कहते हैं रो गोला 7.2। इसलिए हमारा सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? 7.2। जब भी इस तरह का प्रश्न आए तो आप, ये तो कंसेप्ट था, आयतन बराबर हो, आधा आयतन इधर और आधा आयतन उधर, दो द्रव में, तो जो गोला है उस गोले का घनत्व हमेशा एक द्रव, द्रव एक का घनत्व धन द्रव 2 का घनत्व बटे में 2 लिख दे। इस सूत्र को, इस ट्रिक को अपनाएंगे तो भी उत्तर आएगा। पर कब? जब आधा एक द्रव में और आधा दूसरे द्रव में हो, तभी ये एप्लीकेबल है। ठीक है, तो पहला जोरदार सवाल हल करने के बाद आगे बढ़ते हैं। अगला है एक तरलीय बूंद जिसका व्यास d है, पृष्ठ तनाव T है, 8 बूंदों में टूट जाती है। ऊर्जा में परिवर्तन। एक लिक्विड की ड्रॉप है, डायमीटर d है, सरफेस टेंशन T है, और छोटी छोटी 8 बूंदों में टूट जाती है। तो ऊर्जा में परिवर्तन। ये देखिए, आपके पास में यहाँ लिखा 2π/T/d वर्ग, है ना, इस तरह से। तो हमारे पास में अगर हम बात करें
तो हल करने की बारी आती है। तो सबसे पहले ये है बड़ी बूंद, बड़ी बूंद टूटी टूटी टूटी, कितनी बूंदें टूटी? 8। तो n हो गया बूंदों की संख्या, छोटी बूंदों की संख्या कितनी हो गई? n। तो जब बड़ी बूंद छोटी बूंद में टूटती है तो ऊर्जा में परिवर्तन, ऊर्जा में अगर मुझे परिवर्तन निकालना हो तो मेरे पास सूत्र होता है 4 पाई टी आर का वर्ग बटे एन की घात गुणा एन की घात 1/3 माइनस 1। इस सूत्र को आप लगाएं, आपका उत्तर आएगा। और ये कब इस्तेमाल होता है? जब बूंदों की बात होती है। अगर बुलबुला होता, बुलबुला, तो बुलबुले के सूत्र में 4 की जगह 8 आना शुरू हो जाता, 4 की जगह 8। एन क्या है? बूंदों की संख्या है। आर क्या है? त्रिज्या। आपको प्रश्न में क्या दिया है? व्यास। व्यास कितना होता है? डी। डी बराबर क्या होता है? तो अगर हम बात करें तो d/2 बराबर ही क्या होता है? आर, त्रिज्या। तो आर का मान d/2 रखना पड़ेगा। सूत्र में मान रखूं 4 पाई टी वैसे का वैसा, आर का मान d/2। तो ये d का वर्ग और बटे 2 का वर्ग तो कितना आ गया? 4। अब अगर हम देखें तो हमारे पास में n है, n मतलब कितना है? 8। तो 8 की घात 1/3 माइनस 1 लगा हुआ है। तो ये वाले 4 से ये वाला 4 क्या हो गया? कट गया। अब बचा क्या? पाई टी और डी का वर्ग। तो ये है पाई, ये है टी और ये है डी का वर्ग। अब ये जो 8 है, इस 8 को गणितीय रूप से हम ऐसा लिख सकते हैं 2 की घात 3 और उस पूरे की घात है 1/3 और माइनस का 1। ये वाली घात से ये वाली घात कट गई तो 2 की घात केवल कितना बचा? 1, मतलब 2 ही है। 2 में से 1 गया तो कितना बचा? 1। तो ऊर्जा में परिवर्तन पाई टी डी का वर्ग होगा, जो कि मुझे कौन से ऑप्शन में मिल रहा है? बी में। इसलिए करेक्ट सही आंसर कौन सा हो गया है? बी वाला। ठीक है, तो इस ट्रिक के माध्यम से आप सवाल को बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। पृष्ठ तनाव के लिए विमीय मात्रक के डायमेंशन फॉर्मूला पूछा है, तो मुझे सूत्र याद होना चाहिए। S = F/L होता है। फोर्स का मुझे याद है ML2 नहीं MLT-2 बटे में क्या लिखना पड़ेगा? L। L से L कट गया तो पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र है ML की घात 0 T की घात -2, मतलब L होना ही नहीं चाहिए। तो L होना ही नहीं चाहिए, तो M तो होना ही नहीं चाहिए, मतलब M तो होना चाहिए ML0 और T की घात -1। तो सही आंसर कौन सा हो गया? ए वाला, पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक लोहे की छड़ पानी में डूब जाती है और लोहे का बना जहाज पानी में तैरता है। आयरन रॉड सिंक इन वाटर बट शिप मेड आयरन फ्लोट्स। हम भी जानते हैं लोहे का जहाज तैरता है और लोहे की कील डूब जाती है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो पहला है जहाज पर कार्यरत ऊर्ध्वगामी बल और छड़ पर कार्यरत ऊर्ध्वगामी बल से कम होता है। दूसरा ऑप्शन है पानी का घनत्व लोहे के घनत्व से अधिक होता है। पानी का घनत्व लोहे के घनत्व से अधिक होता है, ये बात तो गलत है। ज्यादा घनत्व किसका है? लोहे का। जहाज पर कार्यरत गुरुत्वाकर्षण बल लोहे की छड़ पर कार्यरत गुरुत्वाकर्षण बल से, तो जहाज पर कार्यरत गुरुत्वाकर्षण बल लोहे की छड़ पर कार्यरत गुरुत्वाकर्षण बल से कम होता है, ये बात भी गलत है। गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा किस पर लगता है? जहाज पर। क्यों? क्योंकि जहाज का द्रव्यमान ज्यादा है तो नीचे की तरफ गुरुत्वाकर्षण बल भी ज्यादा लगेगा। अगला, तैरने के दौरान जहाज का वजन विस्थापित पानी के वजन के बराबर होता है। अब इन 4 बातों में से 2 बातें तो हमने यहीं पर रिजेक्ट कर दी, 2 बातें बची। जहाज पर कार्यरत ऊर्ध्वगामी बल, ऊपर की तरफ जो बल लगता है उसको हम क्या बोलते हैं? उत्प्लावन बल। छड़ पर कार्यरत बल की तुलना में भाई जो ऊर्ध्वगामी बल लगता है ना उसको बोलते हैं वी रो जी। क्या बोलते हैं? वी रो जी। तो वी जहाज का आयतन, जो डूबा हुआ आयतन है ना बहुत ज्यादा है, तो ऊर्ध्वगामी बल किस पर ज्यादा होता है? जहाज पर कार्यरत ऊर्ध्वगामी बल छड़ पर कार्यरत बल की तुलना में, छड़ की तुलना में उस पर कम होता है। नहीं, उस पर तो ऊर्ध्वगामी बल बहुत ज्यादा होता है।
तो ये तीनों बातें तो हो गई है गलत। तब हमारे पास सही बात कौन सी है? तैरने के दौरान जहाज का वजन, जहाज का जितना वजन होता है पर होता है, इसीलिए जहाज जो है तैर जाता है, जबकि कील का वजन विस्थापित पानी के वजन से ज्यादा होता है। किसका ज्यादा होता है? कील का। कील का वजन विस्थापित पानी के वजन से ज्यादा होता है, इसीलिए वह कील डूब जाती है, जबकि लोहे का जहाज तैर जाता है। तो सही उत्तर कौन सा हो गया? डी वाला। ठीक है। फ्लोटिंग, while floating the weight of ship is equal to weight of displaced water, है ना, विस्थापित द्रव के वजन के बराबर होता है, इसलिए ही वो तैरता है। तो डी वाला करेक्ट ऑप्शन है। आगे अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपेक्षिक घनत्व की इकाई होती है। देखो, आपेक्षिक घनत्व विमाहीन मात्रकहीन राशि है। क्यों? क्योंकि आपेक्षिक घनत्व जब हम पढ़ते हैं अंग्रेजी में उसको कहते हैं रिलेटिव डेंसिटी। उसका सूत्र होता है घनत्व पदार्थ का बटे में लिखते हैं घनत्व पानी का, और पानी का घनत्व भी कितने पर लेना पड़ेगा? 4 डिग्री सेल्सियस पर। क्यों? क्योंकि उसी समय पानी का घनत्व 1 या 1000 होता है। 1000 किलो प्रति मीटर घन मीटर और 1 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। तो 1 और 1000 कब मिलेगा? जब उसका तापमान कितना होगा? 4, और ऊपर भी घनत्व और नीचे भी घनत्व, इसलिए इसका मात्रक और विमीय सूत्र नहीं है, इसलिए सही उत्तर कौन सा हो गया है? ए वाला। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किसी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व उसके घनत्व और किसके साथ अनुपात के रूप में व्यक्त किया जाता है? किसके साथ अनुपात के रूप में व्यक्त किया जाता है? अभी जस्ट पढ़ाया था। देखो, किसके अनुपात में? पदार्थ का घनत्व किसके साथ में है? पानी के घनत्व के साथ में। तो बड़ा सरल है इस प्रश्न का आंसर। रिलेटिव डेंसिटी में एक कौन होता है? पानी। डी वाला उत्तर सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस भौतिक राशि को हाइड्रोमीटर, है ना, हाइड्रोमीटर, ये लिखा है हाइड्रोमीटर। एक हाइग्रोमीटर होता है और एक हाइड्रोमीटर होता है। तो हाइड्रोमीटर जो है वह तरल पदार्थों के सापेक्षिक घनत्व को नापने के काम में आता है। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड नापने के काम में आता है। जबकि यहाँ पर हाइग्रोमीटर वर्ड आता तो फिर हम बोलते हैं आर्द्रता नापने के काम में आता है। ये ध्यान देना है परीक्षा में। हाइड्रो और हाइग्रो दोनों अलग अलग शब्द हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपेक्षिक घनत्व से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग रिलेटिव डेंसिटी इज नॉट करेक्ट? अभी आपको मैंने रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला बताया था। रिलेटिव डेंसिटी आर डी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ मटीरियल या पदार्थ हम बोल देते हैं, और बटे में लिखते हैं डेंसिटी ऑफ वाटर। और ये जो डेंसिटी है ये भी हम कब निकालते हैं? 4 डिग्री सेल्सियस पर। पढ़ते हैं। किसी पदार्थ के घनत्व और जल के घनत्व, पदार्थ का घनत्व और बटे में जल के घनत्व के अनुपात को आपेक्षिक घनत्व कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। दूसरा, यह एक सदिश राशि है। नहीं नहीं, सदिश, इसकी कोई दिशा नहीं है, यह अदिश राशि है। तो हमको गलत कथन चुनना था, नॉट करेक्ट। तो गलत कथन कौन सा है? बी वाला। यहीं पर पता चल गया। सी, शुद्ध जल का 4 डिग्री सेल्सियस पर आपेक्षिक घनत्व 1 है। बिल्कुल सही है। और यह एक विमाहीन राशि है, ये बात भी बिल्कुल सही। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। श्यानता की इकाई, निम्न में से कौन सा कथन द्रवों की श्यानता से संबंधित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड? द्रव जो होता है ना, लिक्विड जिसको हम बोलते हैं, जिनके अंदर बहने का गुण होता है उनको हम कहते हैं द्रव्य या लिक्विड, है ना। लिक्विड को हम चाहे तो बोल भी सकते हैं फ्लूइड, ये है। और फ्लूइड में एक आता है लिक्विड और दूसरा कौन आता है? गैस। तो ये है द्रव और ये है गैस। आपको समझना पड़ेगा कि द्रव्य मतलब फ्लूइड, फ्लूइड मतलब जिसमें बहने का गुण होता है, और द्रव्य का एक रूप कौन है? द्रव, और दूसरा कौन है? गैस। इनमें बहने का गुण होता है। तो जब ये बहते हैं तो बहने पर इनको रोका जाता है। जैसे आप अगर देखो शहद को, हनी को, तो वो आसानी से नहीं बहती, धीरे धीरे बहती। तो क्यों धीरे धीरे बह रही है? तो उसके अंदर बहाव को रोकने का ये जो गुण है, इस गुण का नाम ही क्या है? श्यानता।
और श्यानता के बारे में हमसे पूछा गया है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी के बारे में हमसे पूछा है। श्यानता की इकाई पॉइस या पास्कल प्रति सेकंड है। बिल्कुल, पॉइस और पास्कल प्रति सेकंड किसकी इकाई है? श्यानता की। ताप बढ़ाने पर द्रव की श्यानता घट जाती है। बिल्कुल सही बात है। आप चाशनी को गर्म करो, तो जैसे ही आप गुलाब जामुन की चाशनी को गर्म करोगे तो उसका गाढ़ापन घट जाता है, उसी को हम बोलते हैं श्यानता। तीसरा है, आदर्श तरल की श्यानता शून्य होती है। यह बात भी बिल्कुल सही है। ताप बढ़ाने पर गैसों की श्यानता घट जाती है, ये बात गलत है। श्यानता भाई बढ़ती है, गैसों की श्यानता गर्म करने पर बढ़ती है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, इसीलिए ये बोल रहा है कि घट जाती है, ये बात गलत है और हमको गलत कथन ही चुनना था। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा है? डी वाला। आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोमीटर उपकरण, ये फिर से आया। हाइड्रोमीटर उपकरण क्या नापता है? तो द्रवों का आपेक्षिक घनत्व नापने के काम में आता है। बी वाला करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जब कोई वस्तु किसी द्रव में आंशिक रूप से डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी आ जाती है। हम भी जानते हैं कि अगर पत्थर को हवा में रखते हैं तो भारी लगता है, और जब पानी में डुबा देते हैं थोड़ा हल्का लगता है। उसके भार में क्या आ गई है? कमी। भार में यह कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। बिल्कुल सही बात है। भार में कमी हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। यह सिद्धांत किसने दिया है? तो यह दिया है आर्किमिडीज ने। आर्किमिडीज नाम के वैज्ञानिक थे। उन्होंने कहा था भार में कमी हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। और इसी को प्रश्न में पूछा है, तो सही आंसर कौन सा होगा? आर्किमिडीज का सिद्धांत। अगला प्रश्न देखते हैं। विच स्टेटमेंट इज नॉट रिगार्डिंग द रिलेटिव डेंसिटी? आपेक्षिक घनत्व के संबंध में कौन सा सही नहीं है? हाँ भाई, 4 डिग्री से नीचे जाने पर जल का घनत्व घटता है। देखिए, जो जल होता है उस जल का घनत्व 4 डिग्री पर अधिकतम होता है। घनत्व अधिकतम है कितने पर? 4 पर। तो 4 से अगर आप नीचे जाओगे तो घनत्व क्या करेगा? घटेगा। बिल्कुल बात सही है। 4 डिग्री पर जल का आयतन न्यूनतम होता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि घनत्व और आयतन के बीच में उल्टा रिश्ता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर आयतन जो है न्यूनतम मिनिमम होता है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। आपेक्षिक घनत्व की सभी गणनाओं में जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर लिया जाता है। ये बात भी सही है। और 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। तो चौथा वाला क्वेश्चन भी, ऑप्शन भी सही है। और मुझसे पूछा कौन सा है? नॉट करेक्ट वाला। कौन सा पूछा है? नॉट करेक्ट वाला। तो चारों कथन सही है। 4 से नीचे जाने पर मतलब इधर जा रहे हैं, इधर जाएंगे तो घनत्व घटता है। ये बात भी बिल्कुल सही है। तो कभी कभी परीक्षा में ऐसे प्रश्न भी आ जाते हैं जिनके सभी उत्तर सही होते हैं या फिर कोई भी उत्तर सही नहीं होता है। तो ऐसे प्रश्नों को कैंसिल की श्रेणी में डाला जाता है और सभी विद्यार्थियों को बोनस अंक प्रदान किए जाते हैं, जिसके कारण से विद्यार्थियों के नंबर दशमलव वाले आते हैं। तो बोनस में जो अंक प्राप्त होता है वह आपके प्राप्तांकों के आधार पर रहता है। उदाहरण के लिए समझते हैं कि अगर आपको 200 में से 100 नंबर आए हैं, मतलब आपको कितने नंबर आए? 0.5। तो जब बोनस मिलने की बारी होगी तो आपको बोनस में भी कितना मिलेगा? 0.5। कोई लड़का ऐसा था जिसको 120 नंबर आए 200 में से, मतलब उसका है 0.6, तो उसको उस समय बोनस में कितना दिया जाएगा? 0.6। तो जो ज़्यादा नंबर लाता है उसको बोनस में भी अंक ज़्यादा मिलते हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें तो ये एक छोटा सा चैप्टर था जो यहाँ पर समाप्त होता है। व्यापम वालों ने इस प्रश्न का आंसर ए देकर रखा है, पर आपके पास में सही और सटीक जानकारी है जिसका परीक्षा में आप उपयोग कर सकते हैं। तो जल्द ही मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।